दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और ये है डेयरी फार्मिंग के ऊपर कि डेयरी फार्म बहुत सारे लोग ओपन करते हैं, उसको खोलते हैं, चलाते हैं, कुछ दिन चलाते हैं, लेकिन उसके बाद वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, मुश्किलात को, जिसके बाद वो धीरे-धीरे फार्म को बंद कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम डेयरी फार्म के ओपन करने से पहले, स्टैब्लिश करने से पहले, उसको लगाने से पहले हम होमवर्क नहीं कर पाते हैं किसी कारणों से और हम तुरंत ही काम शुरू कर देते हैं भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के साथ और उसमें छोटी-छोटी गलतियों के कारण हम जो है काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं, इससे हमारा लॉस होने लगता है, नुकसान होने लगता है और फिर अल्टीमेटली अंत में होता ये है कि फिर ये एक नुकसानदेह व्यवसाय की श्रेणी में आकर के इसको हम बंद कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी 6, 7, 8 पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जिस पर कि अगर आप ध्यान दें तो इसमें आपके नुकसान की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको एक-एक बिंदु के बारे में बताएंगे। देखिए क्या होता है कि ये एक टेक्निकल काम है और इसमें टेक्निकल एडवाइस बहुत ज़रूरी है। आप जब भी डेयरी फार्म खोलते हैं, ओपन करते हैं, किसी क्वालिफाइड वेटनेरियन से आप संपर्क करें। उनसे फार्म के डेयरी फार्म के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा ज़रूर करें। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्लाइड में कि कई इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण भाग होते हैं डेयरी के। केवल पशु को लाना खरीद करके, बहुत कीमती पशु को लाना, बहुत ज़्यादा दूध देने वाले पशु को लाने से ही आपका जो है व्यवसाय लाभकारी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि जब भी वो जानवर केवल जानवर की खरीद पर फोकस करते हैं, उसकी दूध पर फोकस करते हैं कि 10 लीटर 20 लीटर कितना ज़्यादा है, उसको ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन ठीक है, मानते हैं कि आपने बहुत अच्छी गाय या भैंस को खरीदा है, लेकिन उसका जो भी प्रोडक्शन है, दूध है, उसके आसपास के माहौल, वातावरण और व्यवस्थाएं जो आप उसको देते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है और ये जो है आपके एनिमल के उत्पादकता पे बहुत बड़े प्रभाव डालते हैं और ओवरऑल जो आपकी बैलेंस शीट होती है डेयरी फार्म की, उसको भी प्रभावित करते हैं। तो देखिए इसमें पहला बिंदु क्या है कि जब भी आप डेयरी फार्म प्लान करते हैं तो आपको जानवर के आने से पहले, पशु को खरीदने से पहले आपको उसके रहने की व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। हाउसिंग के बारे में आपको सोचना चाहिए कि क्या आप जहाँ उसको ले आकर रखेंगे वो सही दिशा में बना है कि नहीं, सही उसमें जो जगह है वो पर्याप्त है कि नहीं है, खुली जगह और बंद जगह पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त है, जितने जानवर हैं उन सभी के लिए पर्याप्त है कि नहीं है। इसमें एक देखिए बहुत सिंपल सा और साधारण नियम है कि जब भी आप पशु का कोई शेड बनाएं, स्थान बनाएं छप्पर से या किसी चीज़ से बनाएं, तो आपका प्रयास यही होना चाहिए कि उसकी दिशा जो है, उसका सबसे लंबा वाला एरिया जो होता है, लंबाई का एरिया जो होना चाहिए, वो उत्तर दक्षिण में होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है कि पूरब से सूर्य निकलता है और पश्चिम में जाकर के सूर्यास्त होता है। तो उसमें क्या है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो है सूर्य की किरणें उसके अंदर जाएंगी और स्थान सूखा रहेगा और बहुत सारे उसके सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो हाउसिंग जो है हमेशा, और वेंटिलेशन भी इससे अच्छा रहता है क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि पूर्वी और पश्चिमी हवाएं चलती हैं। तो इससे क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो अंदर का वातावरण है वो वेंटिलेशन अच्छा होगा और एनिमल जो है अपने आप को कंफर्टेबल और आरामदेह महसूस करेगा। तो हाउसिंग, पहली बात तो स्थान का पर्याप्त होना और उसका वेंटिलेशन होना, उसकी दिशा सही होना, उसमें जो है आपके ढलान ढलान कैसी आपने रखी है उसका भी बहुत महत्व है। क्योंकि अगर ढलान नहीं है प्रॉपर तो उसमें पानी की वाटर लॉगिंग होगी, बहुत सारे कीड़े मकोड़े और मच्छर पैदा होंगे जिससे कि जानवर को दुविधा होगी, मुश्किलात होंगी और वो कंफर्टेबल नहीं होगा, आरामदेह नहीं होगा, तो उसकी उत्पादकता पे बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद देखिए आपने हाउसिंग की व्यवस्था कर ली, इसके बारे में हम विशेष रूप से चर्चा, एक एक जो विषय है इस पर वो बहुत ही बृहद है, उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है एक एक दिन, तो उसके ऊपर हम आपको अलग से करेंगे। ये हम आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में ये लाना चाहते हैं कि जब भी आप डेयरी के बारे में सोचें तो इन बिंदुओं पर एक बार विचार करें,
इस पर जो है आप चर्चा करें, लोगों से सलाह मशवरा लें, किसी टेक्निकल आदमी से, किसी एक्सपर्ट से इस पर बात करें, फिर आगे अपने काम बढ़ाएं। इसके बाद देखिए पशु का चयन, और पशु के चयन से पहले मैं बता दूं हाउसिंग के ऊपर क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि डेयरी एक जो है थोड़ा सा फ्रेजाइल बिजनेस है। बिजनेस तो सभी फ्रेजाइल होते हैं, लेकिन डेयरी में क्या होता है कि मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा कि जो भी हाउसिंग या रहने का स्थान है उस पर बहुत ज़्यादा आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता भी नहीं है। और भविष्य में अगर आप किसी वजह से कोई अपने व्यवसाय को चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उसकी कोई उपयोगिता आपके लिए नहीं रह जाएगी। इसलिए आपको इसमें इतना ही इन्वेस्टमेंट करना है जितना कि आवश्यक हो। बहुत ज़्यादा, बहुत मोटी मोटी दीवारें बना करके, बहुत अच्छा उसमें टाइलिंग लगा करके, बहुत पैसे खर्च करके चीज़ों को बनाने से आपके बैलेंस शीट पे असर पड़ेगा, और आपके जो प्रॉफिट्स हैं उसको ये बहुत लंबे समय तक प्रभावित करता रहेगा। इसके बाद आता है पशु का चयन। देखिए जानवर भी खरीदते समय आप जो है कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें। पशु, अपने पशु से ही डेयरी का स्टार्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है। उसकी जो क्वालिटी है, पशु की जो ब्रीड है, नस्ल है, नस्ल सुधार आप कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से कर सकते हैं। 1-2 जनरेशन में आपके घर में जो भी पशु है उसकी जो प्रजाति है वो बदल सकती है 3 जनरेशन में, और आपको अच्छा जो है एक उत्पादकता दे सकता है। और ये ध्यान रहे कि जब भी आप पशु का चयन करें, पशु को चयन करते समय देसी नस्ल के पशुओं पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि विदेशी नस्ल की पशुओं में समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। उसमें जो बांझपन की समस्या बहुत आ रही है, और उनकी साथ टिक और माइट्स इत्यादि जो भी पैरासाइट्स की समस्या बहुत ज़्यादा आती है उसमें, और जल्द ही वो बांझपन की समस्या हो जाती है, उत्पादकता बहुत तेज़ी से उनकी घट जाती है, और उनको वातावरण भी बहुत अच्छा सूट नहीं करता है। और दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण, मैं बार बार इस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ, पशु के खरीद के समय पशु की कीमत पर बेहद जो है आप ध्यान देंगे, और बहुत ज़्यादा कीमती पशु नहीं लाएंगे। एक मीडियम दर्जे का पशु लाइए जिसमें कि आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े। उसके बाद आप उसका अगेन जो है उसमें जो है उसकी जो है प्रजनन के बाद कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से उसको, उसकी नस्ल को सुधार कर सकते हैं, और उसको उच्चीकृत कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा, आपके रिस्क की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिटर्न आपको जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हैवी होता है, उस पर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट का टाइम है उसको आने में समय लग जाएगा। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे। और पशु जो भी आप खरीदते हैं वो लोकल एरिया से खरीदिए, आसपास की जगहों से खरीदिए। बहुत दूर से ले आने से पशु को बहुत समस्या होती है, वातावरण उसको सूट नहीं करता है, और आगे चल करके समस्या होने की संभावना रहती है। इसके बाद देखिए फीड जो है, चारा दाना भूसा जो हम देते हैं, इसमें जो हरा चारा तो हम लोकली पैदा करते हैं, उसमें भी आपको विशेष राय लेनी चाहिए। कौन सा चारा पशु के लिए ज़्यादा फायदेमंद है, पाचन जिसका अच्छा होता है, जिससे पशु को ज़्यादा तत्व मिलते हैं और उत्पादकता भी बढ़ती है। भूसा बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन आवश्यक भी है। मेन बात हम दाने की करते हैं। आजकल ज़्यादातर प्रचलन है कि रेडीमेड दाना खरीद करके लाके खिलाने का। अगेन मैं आपको बताऊं, दाना रेडीमेड आप खरीदेंगे, मिक्स किया हुआ बना हुआ, जैसे बहुत सारी कंपनियां बनाकर देती हैं, उसकी कीमत आपको ज़्यादा पड़ेगी और क्वालिटी भी आपको नहीं मिलेगी। तो मेरा इसमें सजेशन ये है कि आप जो लोकल चीज़ें हैं वो अगेन फिर किसी एक्सपर्ट से आप सलाह ले लें, क्योंकि जो फीड होता है उसमें बहुत सारी पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। उसमें प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के हिसाब से लोकली जो आपके आसपास चीज़ें अवेलेबल हैं उनको खरीद कर आप घर में एक मिक्सचर बना सकते हैं और उसको अपने पशु को खिला सकते हैं, जिस पर हम विशेष अलग से चर्चा कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको एक तो कॉस्ट में भी आपको फ़ायदा हो सकता है कीमत में, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपको क्वालिटी बहुत अच्छी बन जाएगी, और उससे आपके पशु को पूर्ण रूप से जो है पोषण मिलेगा और आपको उत्पादकता अच्छी मिलेगी। देखिए जब आप डेयरी चलाते हैं तो आप हर चीज़ सिस्टमेटिक कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा कर रहे हैं, पशु में कर रहे हैं,
उसके चारे में कर रहे हैं और उसके हाउसिंग में कर रहे हैं, उसको रहने की जगह बना रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि पशु का बीमा होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जोखिम प्रबंधन किसी भी व्यवसाय में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी इमरजेंसी केस में अगर आपका पशु जो है की मृत्यु होती है किसी कारणों से, तो आपको एक फीडबैक या बैकअप चाहिए जो कि आपको संभाले और आपको डेयरी फार्म के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। आप तुरंत पशु खरीद करके फिर से अपना काम कंटिन्यू कर लें। इसलिए पशु बीमा बहुत ज़रूरी है, अपने एनिमल का बीमा ज़रूर कराएं। तो देखिए, एक तो ये है कि आप जब एनिमल को रख लेते हैं, बीमा करा लेते हैं, सब कार्रवाई कर लेते हैं, तो इसमें ये है कि हम उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दें कि नियमित जो उनका टीकाकरण होना है, इसकी सूचना आपके पास होनी चाहिए कि कब-कब कौन से टीके लगने हैं। उसमें कोई भी आप लापरवाही ना करें, कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि टीका उपलब्ध है। आप फिर किसी एक्सपर्ट से संपर्क करके एक डायरी बना लें कि पशुओं का टीका ये टीका लगना है, इस समय लगना है, और बिना किसी विलंब के उनको समय से लगवाएं। और इसी तरीके से पशुओं में कृमिनाशक दवा का पान बहुत ज़रूरी है। 3 माह या 6 माह के अंतर पे आपको अलग-अलग दवाओं से एक के बाद एक दूसरी दवाएं बदल करके आपको उसका कृमिनाशक दवा पिलाना है। इसका भी बहुत एक सकारात्मक असर है पशु के स्वास्थ्य पर और उसकी उत्पादकता पर, जिसके लिए आपको हमेशा सोचना चाहिए। तो देखिए, एक बार आपने डेयरी की समस्त बिंदुओं पर ध्यान दिया और डेयरी को इस्टेब्लिश किया, इसके बाद क्या होता है कि आप उससे आउटपुट लेते हैं। क्या आउटपुट लेते हैं कि आपको तीन तरह की मेजर चीज़ें आपको मिलती हैं। एक तो मुख्य रूप से दूध मिलता है, दूसरा आपको गोबर मिलता है, और तीसरा ये है कि उससे पैदा होने वाले बच्चे, जो भी प्रोजेनी काफ होगा, मेल या फीमेल होगा, वो पैदा होगा। वो 3 आउटपुट मुख्य रूप से आपको देते हैं, जिसका कि आप उपयोग करके, और जिनका सही उपयोग और एक समझदारी भरा उपयोग ही आपको इस पूरे डेयरी फार्म में प्रॉफिट दिलाएगा और आपको जो है एक सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं इसमें हमको फायदा हो रहा है। तो देखिए, केवल गोबर जो है, डंग जो है, एज सच अगर आप उसको बेचते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। इसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट की एक छोटी सी यूनिट अपने पशुओं के हिसाब से कि कितना आपके पास गोबर उपलब्ध होगा, उसके हिसाब से एक बना सकते हैं, जिससे कि आप सारे गोबर को वर्मी कंपोस्ट में बायोगैस प्लांट भी लगा सकते हैं, जिससे कि घर में आपके जो कुकिंग गैस है उसकी समस्या के लिए कुछ सपोर्ट मिल सकता है। और वर्मी कंपोस्ट से आप वर्मी कंपोस्ट बना करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ ही जब जो मुख्य उत्पाद आपका दूध है, देखिए, दूध की जो वैल्यू है वो बहुत मुश्किल है कि आप उसका सही दाम ले पाएँ। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि दूध उत्पादन या कोई भी चीज़ आप उत्पादक करते हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, एक समस्या है हमारी डेयरी इंडस्ट्री में, कि हम सप्लाई चेन में नहीं हैं, हम मार्केटिंग में नहीं हैं, और हम अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके बेसिस पे हम उसकी कीमत की डिमांड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इसको चैलेंज की तरह लेकर के हमें इसमें आगे बढ़ना है। तो दूध के साथ-साथ हम दूध को वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। इसमें एक छोटा-सा प्लांट लगा करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी पैकेजिंग करके अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, दही बना सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, और घी बना सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो देखिए, जब तक हम अपने प्रोडक्ट में जो बेसिक प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं, हमें रिटर्न नहीं मिलता है। तो इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि डेयरी एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक कंप्लीट बिजनेस होना चाहिए। जब भी आप इसमें करें तो आपको केवल दूध उत्पादन करके किसी और को दे देना, किसी मिडलमैन को दे देने से आपको प्रॉफिट होने की संभावना उतनी अच्छी नहीं है, उतना अच्छा फ्यूचर नहीं है, जितना कि आप अगर मिल्क की प्रोसेसिंग में एक छोटे स्तर पे ही इन्वॉल्व हो जाएं, जिससे कि आप उसको एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, एक उच्चीकृत जो है उत्पाद बनाएं, और सीधे कंज्यूमर से भी संपर्क करने की का प्रयास करें, जिससे कि आप जो है, क्योंकि आपके पास एक अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्ट होगा, तो आप एक हाउसिंग सोसाइटी को, एक कॉलोनी के 10-20 लोगों को
शहर के जो भी कुछ एरिया हैं जहाँ पर आप अपनी उनको गारंटी क्वालिटी की दे सकते हैं और उनका विश्वास जीत सकते हैं और उनको एक लंबे समय तक के लिए सप्लाई देंगे, तो लोग आपको जो है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर एक स्मार्ट डिज़ाइन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि केवल आज तक क्या हुआ है कि लोग केवल जानवर रखते हैं, उनसे जो भी उत्पाद होता है वो मिडल मैन को दे देते हैं, वो ले जा करके अपने मनमर्जी पैसे से अपने मुनाफा कमाते हैं, लेकिन वास्तव में जो पशुपालक है उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसमें क्या है कि परिवार में कई लोग होते हैं, तो कुछ लोगों को या कुछ सोसाइटी बना करके, ग्रुप बना करके, गांव के 4-6 लोग ग्रुप बना करके उसमें अलग-अलग एरिया को जो है लोग देख सकते हैं और एक सोसाइटी के रूप में, एक यूनिट के रूप में काम करके कोई मार्केटिंग में देखे, कोई बाय प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन को देखे, कोई एनिमल्स के हेल्थ को देखे, कोई उनकी फीडिंग के एरिया को देखे। 4-5 लोग मिल करके अगर एक फार्म चलाते हैं पार्टनरशिप में और एक ट्रस्ट के साथ एक ब्रांड बनाते हैं और उसकी जो है नियर बाय जो सिटीज़ हैं, नियर बाय एरिया है, उसमें आप उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसका सेल करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक इंडस्ट्री की तरह बाहर आएंगे, एक स्टार्टअप की तरफ बाहर आएंगे और आप एक अच्छे बिजनेस की तरफ, मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है और डेफिनेटली लोग पहले हैंड टू माउथ की जो कंडीशन थी कि पहले हमें पेट भरने की चिंता थी, लेकिन अब ज़्यादातर लोग जब प्रॉस्पेरिटी आ रही है तो उनके पास पैसा है और अब वो हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ वो जा रहे हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी अमाउंट देने के लिए वो तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर जब तक तैयार नहीं रहेंगे, पैसा मार्केट में होकर भी हम उसे नहीं पकड़ सकते। इसलिए हमें एक बेटर मॉडल के साथ डेयरी फार्मिंग प्लस उसकी प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग, इसके साथ उसकी मार्केटिंग, तीनों एस्पेक्ट्स को लेकर के चलना है और एक अच्छे ब्रांड की तरह बाहर निकलना है। बड़ा नहीं, छोटे ही स्तर पे हम कर सकते हैं, छोटी-छोटी सिटीज़ के आसपास कर सकते हैं, तो इसमें हमें बहुत अच्छा रोज़गार मिलेगा, हम और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं और जो हमारी रूरल इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग होगी, स्ट्रेंथन होगी और जो माइग्रेशन है रूरल टू अर्बन जॉब्स के लिए वो भी रुकेगा और विलेजेस जो हैं और ज़्यादा इंडिपेंडेंट, प्रॉस्परस और सेल्फ सफिशिएंट होंगे। तो मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन हाँ, भविष्य में आने वाले समय में मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा फाइनेंसिंग के ऊपर कि जो डेयरी फार्म्स हैं उसके लिए आप फाइनेंस कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।